हरि ओम सुप्रभातम्। अद्य वयं शास्त्री प्रथमवर्षे साहित्यप्रथमपत्रे साहित्यदर्पणे तत्र लक्षणाशक्तेः स्वरूपं तद्भेदांश्च पठिष्यामः। अभी हम लक्षणाशक्ति का लक्षण और उसके भेद देखेंगे। तो यहाँ पर साहित्य दर्पण में लक्षणा का लक्षण बताया है कि मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो ययान्योर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद वासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता। मुख्यार्थ बाधे, मुख्यार्थ किसे कहते हैं? अभिधा के द्वारा बताया गया जो अर्थ है उसे मुख्यार्थ कहा जाता है। तो मुख्यार्थ जहाँ पर बाधित होता है अर्थात युक्त युक्त प्रतीत नहीं होता, अभिधा के द्वारा बताया गया अर्थ जहाँ पर युक्त युक्त प्रतीत नहीं होता है, तो एक बात समझने की है, इस लक्षणाशक्ति में तीन निमित्त होते हैं, तीन शर्तें पूरी करेंगे तो लक्षणाशक्ति होगी। सबसे पहला मुख्यार्थ का बाद, और दूसरा है तदयुक्तो तदयुक्त, यानी मुख्यार्थ से उसका संबंध युक्त है, यानी संबद्ध, मुख्यार्थ से संबंध भी होना चाहिए। और तीसरी शर्त यहाँ पर है रूढ़े प्रयोजनाद्वा, रूढ़ि अथवा प्रयोजन में से कोई एक, रूढ़ि प्रयोजन और अन्यतरः तत्र आवश्यक है। एवं जहाँ पर ये तीनों होते हैं तो तीनों शर्तें जहाँ पूरी होंगी वहाँ पर लक्षणाशक्ति रहेगी। तो मुख्यार्थ बाधे, मुख्यार्थ का बाद होने पर तदयुक्त है, यानी मुख्यार्थ संबद्ध, यया यया शब्द शक्तिया अन्य अर्थ प्रतीयते, अन्य अर्थ की प्रतीति होती है रूढ़े प्रयोजनाद्वा, रूढ़िवशात प्रयोजनवशात वा। रूढ़ि कहते हैं परंपरा को, है कि जहाँ परंपरा से और कुछ कह देगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, सामान्य में लौकिक उदाहरण आपको प्रस्तुत करता हूँ। जैसे भी कि हमारे और भारतवर्ष की कोई टीम क्रिकेट खेलने जा रही है और बाहर गई, या हमारे देश में भी वर्ल्ड कप हुआ था पीछे भी, और उस वर्ल्ड कप को भारत की टीम ने जीत लिया। भारत के जो क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया। लेकिन हमने कहा क्या कि भारत वर्ल्ड कप जीत गया। अब भारत एक देश है, और देश किसे कहते हैं? एक भूभाग को उसे देश कहते हैं, स्थान को देश कहते हैं। तो पूरा वो देश, संपूर्ण देश, तो वहाँ पर वो क्रिकेट खेलने नहीं गया था, लेकिन 11 खिलाड़ियों के लिए और भारत का प्रयोग किया जाता है, भारत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है ये रूढ़ि हो गई। तो रूढ़िवशात प्रयोजन वशात वा, अथवा किसी विशेष प्रयोजन के लिए जहाँ पर, और ये अन्य अर्थ की प्रतीत होती है, मुख्यार्थ का बाद होने के बाद मुख्यार्थ से संबद्ध अन्य अर्थ प्रतीत होता है, उसे कहते हैं लक्षणाशक्ति ही। अर्पिता का यहाँ पर अभिप्राय है, ये कहते हैं स्वाभाविकेतरा। जो स्वाभाविक शब्द शक्ति वो तो अभिधा है, और उससे यह भिन्न शक्ति है, बिल्कुल उससे अलग है। कहते हैं शब्द से अर्पिता अर्थात स्वाभाविकेतरा। स्वाभाविक शक्ति, स्वाभाविक तो अभिधा शक्ति है, ये स्वाभाविक शक्ति है इतरा अर्थात भिन्ना। ईश्वरानुद्भाविता वा, वो तो ईश्वर से उद्भावित है। अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोद्धव्यः इति ईश्वरेच्छा ही संकेतः, और संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली विधा होती है। लेकिन यहाँ पर ये ईश्वरानुद्भाविता, ईश्वर ने वहाँ संकेत नहीं किया है, बल्कि मुख्यार्थ का बाद होने के बाद में, और वहाँ इस लक्षण शक्ति का और प्रवेश होता है। तो इसके जो हमने सबसे पहले बताया कि रूढ़िवशात, तो रूढ़िमती लक्षणा और प्रयोजनमती लक्षणा, प्रारंभ में दो भेद होंगे। तो रूढ़िमती का लक्षण है कलिंगा साहसिका। आप कलिंगा, कलिंग एक देश है, एक स्थान है, और साहस नामक गुण किसी चेतन में रहता है। जहाँ पर चैतन्य है वहाँ पर ये, और साहस नामक गुण, कलिंग देश तो अचेतन है, तो वहाँ गुण कैसे रहेगा? तो मुख्यार्थ बाद हो गया। तो कलिंग शब्द देश विशेष रूपी अपने अर्थ में, और ये असंभव हो गया। तब उस कलिंग शब्द में, यानी कलिंग देश से संयुक्त संबद्ध वहाँ पर रहने वाला जो पुरुष है उसकी प्रतीति करवाता है। कलिंग देशवासी पुरुषः साहसिकः, ये लक्षणा से ज्ञात होता है। तो यहाँ पर जो कारण है वो क्या है? रूढ़ि। पहले मुख्यार्थ बाद हुआ कि कलिंग जो देश है चेतन है, वहाँ पर साहस नामक गुण नहीं रह सकता, और फिर मुख्यार्थ से संबंधित यानी कलिंग देश से संबंधित कलिंग देशवासी पुरुष का बोध कराया गया।
तो ये तदयुक्ता हो गया। और तीसरा जो कारण है वो यहाँ पर है रूढ़ि, रूढ़ि वशात, ऐसे रूढ़ि ऐसी परंपरा ऐसा कह देते हैं कलिंगा साहित्य का। तो ये रूढ़िमती लक्षणा का उदाहरण हुआ। दूसरा गंगायाम घोषः, ये प्रयोजनमती लक्षणा का उदाहरण है। ये आपको बहुत समय तक पहले भी आपने पढ़ा होगा चंद्रालोक में, और आगे आचार्य पर्यंत आपको ये गंगायाम घोषः जो प्रयोजनमती लक्षणा में आपको पढ़ने को मिलता रहेगा। तो गंगायाम घोषः में क्या है, गंगा क्या है, गंगायाम सप्तमी का एक वचन, गंगा में। सप्तमी कहाँ होती है, सप्तम में अधिकरण है, अधिकरण में सप्तमी में होती है। अधिकरण किसे कहते हैं, आधारोधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं। अभिप्राय क्या हुआ कि गंगा आधार बने जिसका, तो गंगा में, और घोषः, घोष कहते हैं आभीर पल्ली आभीर वसति, आभीरों का निवास स्थान गंगा की धारा में। कैसे, गंगा क्या है, गंगा एका नदी, नदी कैसे कहते हैं, जल प्रवाह। तो जल प्रवाहे घोषस्य आधारत्वम असंघोष, घोषस्य आधारत्व असंभवात, घोष का आधार आभीरों की वसति का आधार गंगा प्रवाह नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मुख्यार्थवाद हो गया है। जलमय रूप जो अर्थ था, जो संकेतित गंगा का जलमय है, वो यहाँ पर उसका ये वो अर्थ जो है वो बाधित हो गया, प्रकृति संबंधन। फिर सामीप्य संबंध से, अच्छा वहाँ पर कलिंगा शासिका में कौन सा संबंध था, आधाराधेय भाव संबंध। कलिंग देश तो आधार है और कलिंग देशवासी पुरुष जो है वो आधेय है, तो वहाँ पर आधाराधेय भाव संबंध था। और यहाँ पर सामीप्य संबंध से गंगा तटे घोषः, लक्षण बता देगी कि गंगा के तट पर घोष है। अब शंका ये होती, गंगा तटे घोषः ही कहना था तो गंगायाम घोषः क्यों कहा, सीधे कान पकड़ लेते, हाथ घुमा के क्यों पकड़ा कान को, इधर से आकर के क्यों पकड़ना चाहते, सीधे पकड़ लो। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर, और जो गंगा के जल की धारा के समीप रहने से उस गंगा के जल की शीतलता और गंगा के जल की पवित्रता की अधिकता जो हम बताना चाहते हैं उसका बोध नहीं हो पाता है गंगा तटे घोषा कहने से। क्योंकि तट तो 2 किलोमीटर दूर, 2-4-5 किलोमीटर दूर भी गंगा तट कहा जाता है। तो वहाँ पर जो है ये, और उतना गंगा के जल की शीतलता और गंगा के जल की पवित्रता का आधिक्य उस उतने दूर तक नहीं पहुँचेगा, इसलिए गंगायाम घोषः कहा गया। गंगा में घोष है तो शीतत्व पावनत्वातिशय बोधन रूपम प्रयोजनम। यहाँ प्रयोजन क्या है, गंगा के जल की शीतलता और पवित्रता के आधिक्य का बोध कराना, ये यहाँ पर प्रयोजन है। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पहले जो कलिंगा शासिका में रूढ़िमती लक्षणा है और गंगायाम घोषा में प्रयोजनमती लक्षणा है। तो यद्यपि मैंने कहा था भेद भी पढ़ाएंगे, लेकिन काफ़ी बड़ा विषय हो जाएगा, तो भेद इसके आगे के भेद बाद में पढ़ाएंगे। अभी आप इसी को और समझें और तैयार करें। धन्यवाद।